हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज जो बुक हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़े सोच का जादू। जानेंगे कि इस किताब में क्या लिखा है और इससे आपको क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये बात कई बार सुनी होगी, थिंक बिग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डू मोर एंड बी मोर। ये काफ़ी कॉमन मोटिवेशनल एडवाइसेस हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई दूसरे को देता है और हम भी इन बातों पे बिलीव करते हैं। यही उम्मीद करते हैं कि ये सच हो, लेकिन क्या हम वाकई में जानते हैं कि ये एडवाइस काम करेगी या नहीं? क्या आपको वाकई लगता है कि थिंकिंग बिग आपको वो सक्सेस दिला सकती है जो आप चाहते हैं? अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो यही सवाल खुद से पूछते हैं, तो इसके आंसर आपको इस बुक में मिलेगा। थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी हेल्प करेगा ये रियलाइज़ करने में कि आपकी सक्सेस में आपकी थिंकिंग कितनी मैटर करती है। आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं, इसमें थिंकिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जो आप डिज़र्व करते हैं उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही हेल्प करेगी। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग नाम की इस बुक में आपको वो बेसिक प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे जो रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड और टेस्टेड है। ये आपको शो कराएंगे कि आपको करना चाहिए और कैसे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आप बिग सक्सेस और बिग हैप्पीनेस पा सकते हैं। बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या करियर की या फैमिली लाइफ में। इन जनरल हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज़्यादातर लोग को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। बस खुद पर बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो, तब आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली, तो किसी चीज़ को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक स्मॉल हाउस में रह रहा था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह एक बड़ा घर ले सके या अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वो सबसे ज़्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई, जहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसमें सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिसे वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपने इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज़्यादा सैलरी की भी डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिज़र्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो, अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो
कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। क्योर योरसेल्फ ऑफ एग्जिस्ट एंड फेलियर डिसीजेस। अगर आप दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार है। इस डिजीज़ को एक्सक्लूसिविटिस कहते हैं। जो लोग इससे सफ़र करते हैं उन्हें ये नज़र नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एक्सपर्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं। मेरे साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं तो अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी ओल्ड है इस जॉब के लिए। वो इस बात को लेकर इतनी कन्विंस थी कि वो बनना चाहती थी, कभी नहीं बन पाई क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी को प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से लेकर 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज़ हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एंड्स को हाफ वे भी नहीं पहुंची हैं और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही हैं। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती, इसे आगे बढ़कर अपनी फेलियर मेंटालिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है, और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। नेवी रिक्रूटर्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उनमें से ज़्यादातर यंग बॉयज़ थे जो पानी की गहराई से डरते थे, जहाँ तक कि कुछ फीट गहरे पानी से भी। एक एक्सरसाइजर में उन्हें 15 फीट से पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उससे एक रिक्रूटर का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूटर उसके पास आया तो ऑफिसर ने उसे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूटर्स हैरान रह गए। जिस रिक्रूटर को धक्का दिया गया था वो भी तब पानी से ऊपर नहीं आया था। सब डरे सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूटर पानी में स्ट्रगल करता नजर आया। वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पूल से निकाला गया। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, तो रिक्रूटर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हाँ बोला, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपने डर को दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव कराने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज़ की तरह बढ़ने में मना कर देता है। पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड्स में से रिमूव कर सकते हैं। चीज़ों को ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। हाउ टू थिंक बिग। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का काफ़ी उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। एक रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया और लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार बहुत कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं
रिच आदमी ने उससे पूछा क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने की ड्रीम देख रहा है। लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रह गया। नहीं, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि आपके ब्रदर की तरह मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती है, ना कि जैसे वो अभी है, तो हम उसमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपना विजन स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुअलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। क्रिएटिवली कैसे सोचें? क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है और क्रिएटिव में वे सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इंकरेज करती है। एक आदमी के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। पहला सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताया। लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया और बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन के प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी आई। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ की। उसने सारी डिटेल्स बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल ईजिली समझ आ गया, इसलिए उसने उस टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सकें, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडियाज़ भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दे। इम्पॉसिबल वर्ड अपने डिक्शनरी से निकाल दे। नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग और लिसनिंग की प्रैक्टिस करो और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो जो खुद भी क्रिएटिव थिंकर हैं। आप वही हो जो आप सोचते हो। हमारे सोचने का तरीका ही तय करता है कि हम कैसे एक्ट करेंगे और दूसरे लोग कैसे ट्रीट करेंगे। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है कि लोग हमारे सामने कैसे एक्ट करेंगे। सेम यही बात तब होती है जब हमें पता होता है कि हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तब हम खुद को इम्पॉर्टेंट शो कराते हैं और लोग भी हमें इम्पॉर्टेंट समझते हैं। एक रात एक बेटे ने अपने फादर को बताया कि वो अपने स्कूल प्ले में लॉन्ग रेंजर का कैरेक्टर कर रहा है। यह सुनकर फादर बड़ा एक्साइटेड और खुश हुआ। फिर लड़के ने कहा बस एक प्रॉब्लम है कि उसके पास हैट नहीं है। फादर तुरंत अपने रूम में गया और एक पुरानी सी काउबॉय हैट लेकर आया। उसने अपने बेटे से बोला कि ये हैट काम आ जाएगी, लेकिन बेटा नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली कि उसे सिर्फ लॉन रेंजर वाली हैट ही चलेगी, कोई काउबॉय हैट नहीं। और फादर समझ गया कि उसका बेटा एग्जैक्टली क्या चाहता है। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है। जो हम अपने बारे में सोचते हैं हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनाने में हेल्प करता है। इसलिए सोचो और बनो। जितना हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड में वो पावर होती है। तो जब हम इसे यूज़ करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि हम कौन हैं, तो सोच ज़रा क्या होगी। मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। पैसे सेव करने के चक्कर में एक आदमी ने 4 महीने तक एक चीप रेस्टोरेंट में खाना खाया। उस जगह में ज़रा भी सफाई नहीं थी, खाना भी बकवास था और सर्विस का तो बुरा हाल था। लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बगैर कंप्लेंट किए चुपचाप खा लेता था। एक दिन उसके फ्रेंड ने उसे टाउन में सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाया। वहाँ पर उसके फ्रेंड ने बिजनेसमैन का लंच ऑर्डर किया, तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर कर दिया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया था, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया एनवायरनमेंट था और सबसे बड़ी बात तो ये कि जहाँ का प्राइस उससे बस थोड़ा ही ज़्यादा था जितना वो उस चीप रेस्टोरेंट में पहले 4 मंथ्स से पे कर रहा था।
उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिल गया था। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। खुद के बारे में यही सोचो कि आप फर्स्ट क्लास डिज़र्व करते हो। फर्स्ट क्लास सर्विस, फर्स्ट क्लास जॉब, फर्स्ट क्लास सैलरी और फर्स्ट क्लास लाइफ। स्मॉल थिंकिंग वाले लोग को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो। ऐसे लोगों को साथ रहो जो पॉजिटिव है और जो फर्स्ट क्लास वे थिंकिंग रखते हैं। खुद पर बिलीव करो और आप हर जगह और हर चीज़ में फर्स्ट क्लास बन सकते हो। अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त बना लो। एटीट्यूड ही सब कुछ है। राइट एटीट्यूड ही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक ऑप्टिमिस्टिक और मोटिवेटेड पर्सन में जो बात है वो किसी सेल्फ सेटर्ड, नेगेटिव और अनग्रेटफुल इंसान में कहाँ। तो एटीट्यूड एक तरह से हमारे फ्रेंड की तरह है, जिसे अगर हम एक राइट वे में डेवलप करते हैं तो ये हमारे सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। वर्ल्ड ओलंपिक्स के दौरान एक नए तलवारबाज लड़के का मुकाबला एक ऑल टाइम विनर के साथ हुआ, जिसमें उसने ऑल टाइम विनर को हराकर वर्ल्ड फेसिंग चैंपियनशिप जीत ली। दोनों के बीच काफ़ी डिफरेंस था, क्योंकि ऑल टाइम विनर कई सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस के बाद इस मुकाम तक पहुंचा था। लेकिन नए लड़के ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और चैंपियन के साथ बड़ी क्लोज फाइट की। हर राउंड के बाद गेम हार्ड होता गया और जब दोनों लास्ट राउंड में पहुंचे तो दोनों के बीच टाई हो गया। दोनों प्लेयर्स को एक शॉर्ट टाइम दिया गया। वो नए तलवारबाज जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। वो खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। और फाइनल राउंड में उस लड़के की पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रांग मोटिवेशन ने उसके सामने जीत का रास्ता खोल दिया और इस तरह वो ऑल टाइम चैंपियन को हराकर खुद चैंपियन बन गया। तब से वो ओलंपिक्स का आई कैन डू दिस मैन के नाम से फेमस हो गया और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड के दूसरे एथलीट को भी इंस्पायर किया। जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और गुडविल पर फोकस रहता है तो हम कभी गलत नहीं हो सकते। हमें हर हाल में सक्सेस मिलेगी। हमारा एटीट्यूड ही हमारे मैक्सिमम इफेक्टिवनेस की तरह ले जाता है और हमारे करियर और लाइफ में गुड रिजल्ट्स जनरेट करता है। थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। जिन लोगों के अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, या यूँ भी बोल सकते हैं कि हैप्पीएस्ट लोगों के ही बेस्ट रिलेशनशिप होते हैं। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्शन हमारी सक्सेस में इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं ये चीज़ हमें डीपली सोचनी चाहिए। एक इंश्योरेंस एजेंट ने एक डिफ़िकल्ट प्रॉस्पेक्टस को कॉल करने मिलने का टाइम मांगा। एजेंट उस प्रॉस्पेक्ट के दरवाजे पर अभी पहुंचा ही था कि उस आदमी ने उल्टे सीधे रिमार्क्स देना शुरू कर दिया। वो आदमी बिना रुके काफ़ी कुछ बोलता चला गया और फाइनली उसने एजेंट को बोला कि आज के बाद कभी दोबारा हमारे घर में आने की हिम्मत न करना। एजेंट चुपचाप सब सुनता रहा और जब उस आदमी ने अपनी बात को ख़त्म किया तो एजेंट कुछ सेकंड्स तक उसकी आंखों में देखता रहा। फिर उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोला, मगर मिस्टर एस, आज मैं आपको एक दोस्त की तरह कॉल करूँगा। और नेक्स्ट डे उस आदमी ने एजेंट से 2,50,000 की एडवोमेंट पॉलिसी खरीदी। दूसरों के साथ कनेक्ट करने और रिटेल होने की हमारी एबिलिटी काफ़ी मैटर करती है। हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक क्वाइट और फ्रेंडली वे में बिहेव करें। और हमें ये भी समझना होगा कि हम दूसरों के डिफरेंस और इम्परफेक्शननेस को एक्सेप्ट करें और उसको एक्सेप्ट करने के तरीके ढूंढें। हमें दूसरों को ब्लेम किए बगैर उनके साथ हमेशा एक रिस्पेक्टेड बिहेव करना चाहिए, चाहे हम खुद कितना भी सेटबैक एक्सपीरियंस क्यों ना कर रहे हों। गेट द एक्शन हैबिट। जैसा हमने पहले भी मेंशन किया कि डर का इलाज एक्शन है। एक्शन से सिर्फ डर ही ख़त्म नहीं होता बल्कि ये एक मेन फैक्टर भी है जो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय में देखता है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होता, ये एक्शन ही है जो रियल और विजिबल रिजल्ट्स जनरेट करता है। औरतों को जो काम मोस्ट
प्लीजेंट लगते हैं वही मदर एम को भी लगते थे, जैसे बर्तन धोना। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप की थी कि कैसे अपना टास्क जल्दी फिनिश करना है ताकि वो अपने मनपसंद कामों के लिए टाइम निकाल सके। एक दिन जब मदर एम के सामने एक टेबल भरकर गंदे बर्तनों का ढेर लगा था तो वो एकदम से उठी और कुछ बर्तन लेके जाने लगी। उसकी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने उसे कहा कि पहले थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर बर्तन साफ कर लेना। लेकिन मदर एम फोकस्ड और डिटरमाइंड थी। अपने आगे इतना बड़ा बर्तनों का ढेर देखकर उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और अपने काम में जुट गई और कुछ ही देर में वो सारे बर्तन धोकर फ्री हो गई थी। अपने टास्क को फिनिश करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि सिंपली उसे टास्क पर जुट जाओ, फिर चाहे वो हमें पसंद हो या नापसंद हो। जो भी टास्क है उस पर तुरंत एक्शन लो। अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने ही मत दो। हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। ग्रेट लिनोवा बैरीमॉल को कोई नहीं भूल सकता। 1936 में एक एक्सीडेंट में मिस्टर बैरीमोर का हिप फ्रैक्चर हुआ जो कभी ठीक नहीं हो पाया। बाद में उन्हें आर्थराइटिस की बीमारी ने उनकी कंडीशन और भी खराब कर दी। लेकिन इस सब के बावजूद मिस्टर बैरीमोर कभी रुके नहीं। उन्हें जो पसंद था वो करते रहे। वो व्हीलचेयर पर बैठकर एक्टिंग करते थे। अगले 18 इयर्स तक सेवियर पेन होने के बावजूद भी मिस्टर बैरीमोर ने कई मूवीज़ में सक्सेसफुल रोल्स प्ले किए और वो भी अपनी व्हील चेयर में बैठकर। कई सारी मूवीज़ में तो उन्होंने लीड रोल भी प्ले किया था और उन्हें बेस्ट एक्टर का अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। उन्होंने अपनी लाइफ के सेटबैक को कभी अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दी और आगे बढ़ते गए और सक्सेस हासिल करते गए। हम सबकी लाइफ में डिफीट एक चैलेंजिंग फेस होता है। हालांकि डिफीट से ऊपर उठना इजी नहीं होता, लेकिन इससे ओवरकम करना का एक ही तरीका है कि इसे फेस किया जाए और रियलाइज़ करो कि तुम एक्चुअल में कभी हारे नहीं हो। डिफीट बस एक स्टेट ऑफ माइंड है, इसलिए डिफीट की हर स्टोरी से कुछ ना कुछ लर्न करो। चीज़ों को पॉजिटिव लाइट में देखने के लिए खुद को ट्रेन करो और डिस्करेजमेंट की फीलिंग को डिस्ट्रॉय करो। आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो जब आप ये रियलाइज़ करोगे कि डिफीट असल में कोई अच्छी स्टेट नहीं है, इसलिए इस स्टेट से बाहर निकलने की कोशिश करो। यूज़ गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। गोल एक ऑब्जेक्टिविटी का पर्पस होता है और एक डिज़ायर भी होता है और एक प्लान भी, जिससे हमें सक्सेस अचीव होती है। जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो गोल सेट करते हैं। गोल सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें कुछ करने का पर्पस और मोटिवेशन देता है। मिसेस डी का बेटा जब 2 साल का था तो उन्हें कैंसर हो गया था। उनके हस्बैंड की भी बस 3 महीने पहले ही डेथ हुई थी। फिजिशियन ने उन्हें कहा कि सर्वाइविंग के लिटिल चांसेस हैं, लेकिन मिसेस डी ने हार नहीं मानी। वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने हस्बैंड की छोटी सी रिटेल स्टोर को चलाकर अपने बेटे को कॉलेज भेजेंगी। उन्हें कई सारे ऑपरेशंस कराने पड़े और हर टाइम डॉक्टर यही बोलता था कि आपके पास अब कुछ ही मंथ्स बचे हैं। उनका कैंसर कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो कुछ मंथ्स इतने लंबे खींचे कि इस तरह 20 साल गुजर गए। मिसेस डी ने अपने बेटे को कॉलेज ग्रेजुएट होते हुए देखा, लेकिन उसके 6 वीक बाद ही उनकी डेथ हो गई। अपने बेटे के साथ रहने के उनके गोल ने उन्हें इतनी स्ट्रेंथ दी कि वो इतना दर्द सहन कर पाई और अपनी होपलेस कंडीशन के बावजूद अपने बेटे को कॉलेज भेजने का ड्रीम पूरा कर पाई। जब आपको पता होता है कि आपका गोल क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आप अपने सामने एक क्लियर पाथ इमेज करने लगते हैं। लाइफ में गोल सेट करने हैं तो 10 इयर्स का गोल प्लान लिखो और उसे ट्रैक करते रहो। एक टाइम में एक ही प्लान पर काम करो। अपने डेली और वीकली गोल्स सेट करो और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आप कितने बेटर पर्सन और अचीवर बन सकते हैं। हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। प्रिंसेस डायना को ब्रिटिश रॉयलिटी का एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर माना जाता है। साल 1980 में जब एड्स के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ तो लोगों में एड्स का डर फैल गया था। लोग एड्स के पेशेंट से डरना पसंद करते थे क्योंकि उस टाइम पर लोगों को ये लगता था कि सिंपली किसी को टच करने से या सेम टॉयलेट सीट यूज़ करने से उन्हें भी एड्स हो जाएगा।
लेकिन अप्रैल 1987 में प्रिंसेस डायना ने HIV और एड्स के शिकार लोगों के लिए यूनाइटेड किंगडम में फर्स्ट यूनिट ओपन की। अपनी विजिट के दौरान उन्होंने एड्स पेशेंट के साथ बिना ग्लव्स पहने हैंडशेक किया था। उनके इस एक्शन से पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई थी, लेकिन उनके इस जेस्चर ने इस बीमारी को लेकर हर किसी का नज़रिया बदल दिया था। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर की तरह सोचो, अपने काम में और एक्शन में ह्यूमर बनो, लोगों को अच्छे ढंग से ट्रीट करो, प्रोग्रेसिव वे में सोचना सीखो और खुद को इवैल्यूएट करने का टाइम निकालो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये समरी आपको कैसी लगी और आपने इससे कौन सी सीख ली जो अब अपनी लाइफ में आप अपनाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट समरी के साथ अगली बार।